चलो देखो, अभी आपने क्या देखा, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है। उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने देखा दो नियम हैं हमारे पास, दो रूल्स हैं। पहला नियम क्या है, पहला रूल है आपका वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और सेकंड नियम जो है आपका, सेकंड रूल है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसी तरह से हम एक वेक्टर को, जैसे आपने क्या करा, दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जोड़ के एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है, इसी तरह से किसी भी एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में या कंपोनेंट्स में भी आप ब्रेक कर सकते हो। तो ये जो ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें आप किसी भी एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन। ठीक है, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू मैनी डिफरेंट वेक्टर्स। एक वेक्टर जो होता है उसको आप एक से ज़्यादा कई अलग अलग तरह के वेक्टर्स में कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम अलजेब्रा वाला एग्जांपल लेते हैं, 6 + 4 = 10, यही लिखेंगे आप। ठीक है, अब अगर आपको 10 को रिजॉल्व करने के लिए कहा जाए अलग अलग कंपोनेंट्स में, तो आप 10 को क्या लिख सकते हो, 5 + 5। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 + 3, या आप लिख सकते हो 8 + 2, या फिर आप लिख सकते हो 9 + 1। तो इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स में इसमें डिवाइड कर सकते हो, जहाँ पे हर एक, इसमें कंपोनेंट क्या है, दोनों बराबर हो गए, इधर ये कंपोनेंट 7 हो गया, ये इधर 3 हो गया, यानी कि दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ के आप रिजल्ट आपके पास क्या मिल रहा है, हर केस में 10 ही मिल रहा है। इसी तरह से आप किसी भी एक वेक्टर को भी अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हर एक कंपोनेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि सभी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सभी के जितने भी कंपोनेंट्स में, मान लीजिए दो कंपोनेंट में आप डिवाइड कर रहे हो, तो दोनों कंपोनेंट्स की डायरेक्शन अलग होगी और उनका मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर्स में या दो से ज़्यादा अलग अलग वेक्टर्स में, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेम, लेकिन जितने भी आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे यहाँ पर, वो क्या होंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे और उनका डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, लेकिन डायरेक्शंस क्या होंगी, उनकी सबकी अलग अलग होंगी। ठीक है, फिज़िक्स में क्योंकि हम क्या करते हैं, जितनी भी अधिकतर हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं या जो भी हम फिनोमिनाज होते हैं, उनको एक अपना फ्रेम मान के स्टडी करते हैं। तो जो हमारा फ्रेम होता है, जो रेफरेंस फ्रेम है, जिसमें हम उस फिज़िकल क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हैं, वो जनरली 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलके बना होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यानी कि कोई भी अगर फोर्स है या कोई वेक्टर क्वांटिटी अप्लाई हो रही है, तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको मेनली 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जो एक, जिसका कंपोनेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होगा और एक कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, ये तीनों एक्सिस जो होती हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने नीचे रखा है और इसके एक कॉर्नर पे रस्सी बांध के, स्ट्रिंग लेकर आपने क्या करा, फोर्स अप्लाई करी। ये हॉरिजॉन्टल से, अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान रहे हो और ये वाई एक्सिस है आपकी, तो एक्स एक्सिस से मान लीजिए थीटा एंगल पर आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जब इसको खींचोगे आप, आपको पता है नेचर में क्या है, बहुत सारी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर एक साथ एक्ट करती हैं। ठीक है, अब ये ब्लॉक जो है यहाँ सरफेस पे रखा है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे रखा है। आपको पता है अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, जो उसका गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो हर एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है, एट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, आकर्षण का बल लगाती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो होता है उस सरफेस पे रुकता है। ये कह सकते हो वो जो फोर्स होती है वो किस तरफ होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे है तो नीचे की तरफ जो उस पर फोर्स लगेगी ग्रेविटी की वजह से, उसको हम कहते हैं वेट, भार। अगर इसका मास m है
तो इसका वेट हो जाएगा mg, जो क्या होता है अर्थ के सेंटर की तरफ या कह सकते हो नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, तो अगर हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस फोर्स को बैलेंस करने में आपका लगेगा। ठीक है, ये क्या है, वेट है नीचे की तरफ, ये तब तक नहीं हिलेगी जब तक आपका एक कंपोनेंट इस फोर्स को ओवरकम नहीं करता है। ठीक है, दैट मीन्स इसको ओवरकम करने के लिए इतनी ही इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है लगनी चाहिए। अगर ये डाउनवर्ड है तो इतनी ही वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स लगेगी, तब ये क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, दैट मीन्स F का एक कंपोनेंट जो हमने क्या मान लिया Fy, वो क्या कर रहा है, इस वेट mg को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक आपका होता है फ्रिक्शन। जब भी दो सॉलिड बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं और मूव करती हैं, तो जो भी सरफेस उनका कांटेक्ट में होता है उसके पैरेलल और उनका जो भी रिलेटिव सापेक्ष गति होगी, रिलेटिव मोशन होगा, उसके अपोजिट एक फोर्स लगती है, या कह सकते हो जो उनके रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करती है, उसको आप क्या कहते हो, फ्रिक्शन। अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो एक फोर्स आपको इसको बैलेंस करने की लिए लगेगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसको दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट इस वेट को बैलेंस कर रहा है और ये वाला जो कंपोनेंट है वो इसके हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो सेम वे यानी कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, F फोर्स जो आपने अप्लाई करी थी उसको दो पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हो। एक हो गया Fx जो कि x एक्सिस के अलोंग है और एक हो गया Fy जो कि y एक्सिस के अलोंग है। दैट मीन्स कोई भी वेक्टर, अगर मान लीजिए आपको a वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, ये a वेक्टर जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो, a वेक्टर इज इक्वल्स टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर, तीनों कंपोनेंट्स की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप देखें, एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका यूनिट वेक्टर होता है उसको आप कहते हो आई वेक्टर। ठीक है, यानी कि जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको कहते हैं जे वेक्टर। के एक्सिस के अलोंग जो जेड एक्सिस के अलोंग जो होता है उसको हम कहते हैं के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आपको पता है, मान लीजिए एक्सिस के अलोंग अगर हम ले रहे हैं कोई भी वेक्टर जो होता है, ए एक्स वेक्टर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इसका अगर मैग्नीट्यूड है इनटू ए एक्स यूनिट वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ए एक्स इंटू ए एक्स यूनिट वेक्टर क्या है आपका आई वेक्टर, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि ए एक्स की जगह आपने लिख दिया ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई वेक्टर की जगह ए वाई जे यूनिट वेक्टर और ए जेड की जगह आपने ए जेड के यूनिट वेक्टर। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की में डिवाइड या कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गई इसकी रिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, जिसमें ये कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस के अलोंग शो कर रहा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है और ये आपका जेड एक्सिस के अलोंग है। अब जो आपने कहा, जैसे हम किसी भी वेक्टर को तीन कंपोनेंट में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक्स और वाई प्लेन लेते हैं, तो कोई भी वेक्टर ए जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कैसे आएगा, इसको डिराइव कैसे करेंगे, देखिए हमने कोई भी एक वेक्टर मान लिया, ये स्मॉल वेक्टर ए है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में ओ ए वेक्टर से यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए पॉइंट से ओ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमने मान लिया वो जिस पॉइंट पर वहाँ मीट कर रहा है उसको बी पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह से ए पॉइंट से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें मिल गया पॉइंट सी। ठीक है, अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ओ ए बी। ठीक है, देखिए ये क्या है, ओ ए बी, ये ट्राइंगल आपको यहाँ पर मिल गया। अब अगर आप ट्राइंगल लॉ इसमें लगाते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका क्या है,
ए वेक्टर है, ठीक है। ये आपका इसको मान लीजिए ओ बी वेक्टर हो गया, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है आपका ओ सी वेक्टर हो गया, जो बाद में जाके ये आपका ए एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये आपका ए वाई कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें ओ सी वेक्टर जो है इसके पैरेलल आपका कौन सा है, बी ए वेक्टर है, तो हम इन दोनों वेक्टर्स को इक्विवेलेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल ला दिखाते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, बी ए वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू ओ सी वेक्टर। इसमें हमारे दो वेक्टर ओ बी और बी ए एक ही ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो आपकी थर्ड लाइन होगी इस ट्राइंगल की ओ ए वेक्टर, ये इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगी। तो आप क्या लिख सकते हो, ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ये हो गया। बी ए वेक्टर किसके बराबर है, ओ सी वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। आपने मान लिया ये क्या है आपका ए एक्स वेक्टर और ये क्या है आपका ए वाई वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स वेक्टर, और ओ सी वेक्टर की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए वाई। तो ओ ए वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। तो यहाँ से आपको शो हो गया कि आप इस तरह से एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे इसमें रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ए एक्स कंपोनेंट मिल गया, ए वाई कंपोनेंट मिल गया, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, मान लीजिए ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स है और ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वाई है, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें अलग अलग कंपोनेंट का, तो आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से अगर हम देखें ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इस ट्राइंगल में कॉस अल्फा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखते हैं दिस इज थीटा एच पी बी, तो कॉस थीटा आपका होता है बी अपॉन एच और साइन थीटा आपका होता है पी अपॉन एच। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई बी, बी क्या है, ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज ए एक्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए एक्स के, ओ बी वेक्टर इज ए एक्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना है ए एक्स अपॉन ओ ए वेक्टर इज एच, ये क्या है आपका ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना है ए। तो यहाँ से आपके पास ए एक्स की वैल्यू आ गई ए कॉस अल्फा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप साइन अल्फा निकालते हो तो ये आपका आ जाएगा पी अपॉन एच, पी क्या है बी ए क्या है ए वाई वेक्टर, यानी कि ए वाई मैग्नीट्यूड हो गया ए वाई अपॉन ए। तो यहाँ से क्या हो गया, एच है, एच क्या है ओ ए, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नीचे ए आ गया, तो यहाँ से आपके पास ए वाई आ गया ए साइन अल्फा। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा यूनिट वेक्टर आई प्लस ए साइन अल्फा यूनिट वेक्टर जे। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, दोनों का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आ गई वैल्यू। देखिए ये तो आ गया आपका रिजल्टिंग वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहो, यानी कि ए की डायरेक्शन ओ बी के रेस्पेक्ट में मान लीजिए हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी क्या है बी ए और बी क्या है ओ बी, बी ए क्या है आपका ए वाई और ओ बी क्या है आपका ए एक्स। तो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई ए वाई अपॉन ए एक्स, यानी कि डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप यहाँ पर दे रहे हैं। कैसे निकालेंगे, जो भी क्या होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग का, अगर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन दे रहे हो तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड अपॉन
एक्स एक्सिस का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दो वेक्टर्स रिजॉल्व फॉर्म में दिए हैं, यानी कि कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हैं, तो उस केस में आप उन दोनों वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे। देखो, ऐड या सब्ट्रैक्ट आप क्या कैसे कर सकते हो, ये आपका क्या है, मान लीजिए ए है AXI AY J और बी वेक्टर है BXI प्लस BY J है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है उसमें आप एक्स एक्सिस का ही कंपोनेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसी तरह से जो कंपोनेंट वाई एक्सिस में है उसमें आप वाई एक्सिस का ही कंपोनेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर हमें इसमें ऐड करना है, मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको निकालना है, तो आप क्या लिख सकते हो, AXI प्लस AYJ प्लस BXI प्लस BYJ, इस तरह से लिख सकते हैं। तो x कंपोनेंट ये कह सकते हो जो आपके एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उनको अलग ले लेंगे, y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उनको अलग ले लेंगे। तो ये i कंपोनेंट ये है आपका AX और इधर है प्लस BX यूनिट वेक्टर I प्लस J कंपोनेंट है AY प्लस BY यूनिट वेक्टर J। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऐड। अगर सब्ट्रैक्ट करना है A माइनस B, तो यहाँ AXI प्लस AYJ माइनस ब्रैकेट में BXI प्लस BYJ हो जाएगा। तो इस तरह से आप माइनस भी कैसे करोगे, x कंपोनेंट में x कंपोनेंट माइनस करोगे और y में y। अब मान लीजिए हमें इस जो भी रिजल्टिंग आया है r, मान लो ये r आया है वेक्टर, इसका डायरेक्शन अगर हमें देनी है तो हम कैसे दे सकते हैं, मान लो डायरेक्शन हम अल्फा एंगल से दे रहे हैं। ठीक है, a वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, j कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। ठीक है, i कंपोनेंट यानी कि AY प्लस BY अपॉन AX प्लस BX। तो इस तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं और ऊपर की तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी आपने क्या देखा कि कोई भी वेक्टर A है उसको अगर आप रिजॉल्व फॉर्म में, मान लीजिए हम XY प्लेन में ले रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, AXI यूनिट वेक्टर प्लस AYJ यूनिट वेक्टर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, A cos थीटा I यूनिट वेक्टर प्लस A sin थीटा J यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स x कंपोनेंट आपका A cos थीटा आ गया और y कंपोनेंट आपका A sin थीटा आ गया। ठीक है, अब एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप लो लॉन रोलर का। ठीक है, जब आप लॉन रोलर को मूव करते हैं तो दो तरह से आप इसको मूव कर सकते हो, एक तो पुल कर सकते हो अपनी तरफ खींच के, और एक पुश कर सकते हो उसको धकेल के। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पुलिंग में क्या प्रोसेस होगा। जैसे कि ये रोलर है, इसको आप पुल कर रहे हो तो अपनी तरफ इस तरह से ले जाके खींचोगे इसे। ठीक है, तो F की डायरेक्शन जो होगी फोर्स की वो इस डायरेक्शन में हो गई। मान लो वर्टिकल से या y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर हम इस पे लगने वाली फोर्सेस को शो करें तो ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये F है, ये वर्टिकल से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। ठीक है, आपको अभी बताया था कि ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी। ठीक है, वो हो गया हमारा वेट यानी कि mg। अगर इस रोलर का मास कितना है m, तो वेट क्या लग जाएगा यहाँ पर, mg नीचे की तरफ। ठीक है, अब इस F फोर्स को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में आप तोड़ सकते हो, एक हो गया x और एक y कंपोनेंट। x कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, F साइन थीटा, सॉरी ये जो है यहाँ पर जो एंगल है वो किसके साथ है, आपका वर्टिकल के साथ है, तो आपका ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, F cos थीटा। ठीक है, जिसके साथ एंगल बना है, और ये वाला कंपोनेंट आपका क्या हो गया, F साइन थीटा हो गया। ठीक है, एक होता है रिएक्शन, प्रतिक्रिया बल जो होता है। रिएक्शन क्या होती है, जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो जो सरफेस उनका आपस में कांटेक्ट में है उससे 90 डिग्री पर, दैट मीन्स उससे परपेंडिकुलरली क्या होता है, एक ऊपर की तरफ वेट से अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। तो अगर वेट नीचे की तरफ है तो रिएक्शन ये हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है,
और F को आपने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, F cos थीटा हो गया और इधर हो गया F sin थीटा। जब ये रोलर मूव करेगा तो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण लगेगा, फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया F से। इसका मोशन अभी इस डायरेक्शन में होगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो दैट मीन्स ये जो मोशन है ये बैलेंस कब रहेगा, इक्विलिब्रियम कब आएगी कंडीशन, जब ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करें। एक्स एक्सिस की जो भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करें और वाई एक्सिस की जो भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करें। अगर हम वाई एक्सिस में लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, नीचे की तरफ mg है और ऊपर की तरफ r रिएक्शन है और f cos थीटा है, तो आप क्या लिख सकते हो, r प्लस f cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, या कह सकते हैं r इज इक्वल्स टू mg माइनस f cos थीटा। देखो ये रोलर आगे की तरफ मूव कब करेगा, जब ये फ्रिक्शन के बल को ज़्यादा कर दे, ओवरकम कर देगा, ठीक है ना। जब तक ये फ्रिक्शन की वैल्यू से, जब तक कि ये हॉरिजॉन्टल की वैल्यू फोर्स जो अप्लाई करोगे वो कम होगी, तब तक ये रोलर मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। जो फ्रिक्शन आपका लग रहा है वो क्या कर रहा है, इसके मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक आप इतनी फोर्स अप्लाई नहीं करोगे कि वो फ्रिक्शन की फोर्स से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब तक ये रोलर नहीं चलेगा। दैट मीन्स जो मिनिमम कंडीशन है आपकी इसको मूव कराने की वो क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे यानी कि जो F sin थीटा यहाँ पे लग रहा है उसकी वैल्यू F से, फ्रिक्शन से कम बराबर हो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप फ्रिक्शन क्या है, F की वैल्यू आप देते हो म्यू इंटू R से। म्यू यहाँ पर होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, और R है आपकी प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन फोर्स। तो ये आप लिख सकते हो म्यू इंटू mg माइनस F cos थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कम से कम इतना बल तो आप यहाँ पर लगाओगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तभी ये रोलर मूव कर सकता है। ये तो हो गया पुलिंग के केस में। अब आता है पुशिंग, जब आप इसको धकेलोगे, ठीक है। अब ये आगे की तरफ धकेल रहे हो तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, मान लो डायरेक्शन क्या है, ये वाला जो वर्टिकल है उससे थीटा एंगल पर ही है। तो जब ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे और इस लाइन को आप एक्सटेंड करो तो आपको फोर्स की डायरेक्शन ये मिल गई, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमें ये मिल गया F cos थीटा और ये हो गया हमारा F sin थीटा। मोशन इस तरह डायरेक्शन में हो रहा है, अब तो फ्रिक्शन इससे अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस अगर हम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, R इज इक्वल्स टू F cos थीटा प्लस mg। दैट मीन्स जो फ्रिक्शन होगा वो हो जाएगा म्यू F cos थीटा प्लस mg। तो यहाँ अगर आप देखें तो F की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, इसको F डैश मान लो, ठीक है, ये R डैश हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हो F डैश इज़ ग्रेटर देन F, यानी कि यहाँ पर आपको अगर उसको धकेलते हो, पुश करते हो, तो आपको पुलिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। दैट मीन्स अगर आप लॉन रोलर चला रहे हो तो आप उसको पुल करेंगे, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू पुशिंग, ठीक है।